नमस्कार साथियों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय और आज के इन फोकस कार्यक्रम में बात करेंगे बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें उसने अपने महिला क्रिकेटर्स को पुरुष क्रिकेटर्स के समान वेतन देने का फैसला लिया है। इसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। आज ये समझने का प्रयास करेंगे आंकड़ों के जरिए और इस फैसले की नज़र से कि क्यों भारत में महिलाओं की स्थिति वेतन के मामले में पुरुषों से अभी भी पीछे है और कैसे इसे सुधारा जा सकता है, इसके निवारक उपाय क्या हो सकते हैं। एक रिपोर्ट उसके आंकड़ों से समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी स्थिति दरअसल खराब है और क्रिकेट का ये फैसला कैसे ज़मीनी हकीकत को बदलने में एक अहम फैसला हो सकता है और एक नज़ीर हो सकता है बाकी संस्थाओं के लिए, संस्थानों के लिए, कि वो अपने यहाँ महिलाओं की स्थिति को सुधारें और यहाँ तक कि इस देश में ऐसे कानून बनाए जाएं और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे कि महिलाओं की स्थिति पुरुषों के मुकाबले बराबर हो सके, कम से कम वेतन के मामले में। तो आज की इस चर्चा में देखेंगे कि चर्चा दरअसल है क्या, क्यों खबरों में है, उसके निहितार्थ क्या हैं और एक प्रश्न से समझेंगे कि क्या वाकई ये फैसला उतना गंभीर है जितना इसे गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं और बहुत सारे अन्य वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने ये कहा कि ये फैसला दरअसल एक ऐतिहासिक फैसला है। हम इसे जीएस पेपर 1 महिलाओं संबंधित मुद्दे और सोसाइटी के एक पार्ट के रूप में समझ सकते हैं। उसमें यूपीएससी के अपने मेंस के पेपर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चर्चा पर चलते हैं। ये फैसला, खबर आती है कि इक्वल पे कर दिया है बीसीसीआई ने अपने मेन और विमेन क्रिकेटर्स का। पहले ये होता था कि जो पुरुष क्रिकेटर हैं उन्हें एक टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, एक वनडे मैच के लिए 6 लाख और एक T20 मैच के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं महिलाओं के मामले में ये पैरिटी थी, कमी थी कि 4 लाख टेस्ट मैच के लिए, 1 लाख और 1 लाख ओडीआई और T20 के लिए उन्हें दिए जाते थे। आप देखते कितना अंतर है दोनों के पे में, और इसे बराबर करना दरअसल एक बहुत बड़ा फैसला अपने आप में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जब ये फैसला हुआ तो सोशल मीडिया पर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी गई कि जो महिला क्रिकेट है भारत का, वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता जितना पुरुष क्रिकेट करता है या मेंस क्रिकेट करता है। उसके वर्ल्ड कप्स होते हैं, आईपीएल और अपने तमाम लीग होते हैं, भारत बाहर जाके खेलता है, उसका अपना रेवेन्यू है। बिग 3 जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत कहा जाता है आज के ज़माने में, वो डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड को, उनकी मेन क्रिकेट टीम डोमिनेट करती है। लेकिन क्या महिला क्रिकेट भारत को उतना पैसा दे पाता है, बीसीसीआई को उतना पैसा दे पाता है जितना मेंस क्रिकेट देता है? इस बात को लेकर एक बहस छिड़ी। तो उस बहस में ये कहा गया कि दरअसल पैसे किसी व्यक्ति को वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है इसके आधार पर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इस आधार पर दिए जाएंगे कि वो कार्य क्या करते हैं। जब आप एक टेस्ट मैच खेलते हैं, चाहे महिला खेलती हैं चाहे पुरुष खेलते हैं, तो वो समान 5 दिनों के लिए धूप में खड़े रहते हैं, वहां बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं और समान कार्य करते हैं। तो अपने कार्य के लिए समान पैसे की मांग जहां की जा रही थी, वहां कई लोगों ने इस डिबेट को मोड़ा और कहा कि वो दरअसल रेवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं, जो कि इस बात को गलत तरीके से, गलत छोर से पकड़ना होगा। अब हम इसमें देखेंगे कि दरअसल स्थिति क्या है आंकड़ों के जरिए। आपने देखा कि 15 लाख, 6 लाख, 3 लाख और 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये स्थिति आ गई थी। इतनी भेदभाव, आप इसको कह सकते हैं कि भेदभाव ना सही, लेकिन मेन और विमेन क्रिकेट में एक अंतर साफ देखा जा सकता था। अभी जिस तरीके से उसे आगे बढ़ाया गया है, तमाम विमेन लीग भी शुरू हुए हैं, उसको देख के लगता है कि हाँ, ये लीग भी आगे जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिसने ये किया है, विमेन और मेन क्रिकेट में पैसों को बराबर करना। इससे पहले इसी साल जुलाई में न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ये किया था और न्यूजीलैंड क्रिकेट को ये दरअसल करना पड़ा और शायद भारत ने वहीं से सीखा, बीसीसीआई ने वहीं से सीखा। न्यूजीलैंड की संसद ने दरअसल एक कानून बनाया जहां पर महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का कानून बनाया गया था। तो उसके अंतर्गत क्रिकेट में भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया और न्यूजीलैंड क्रिकेट पहला ऐसा क्रिकेट बोर्ड बना जिसने इस साल जुलाई में समान वेतन को लागू किया। इसके अलावा हम अपनी रिपोर्ट पर आते हैं। ऑक्सफैम इंडिया की 2019 की रिपोर्ट मेरे सामने है और उस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर आपको दिखेगा कि भारत में न सिर्फ बड़े स्तर पर, जैसे क्रिकेट बहुत जाहिर स्तर है हमारा इस भेदभाव को देखने के लिए, लेकिन बहुत सूक्ष्म स्तर पर भी, नीचे स्तर पर भी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सरकारी संस्थानों में को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी सब जगह
ये पैरिटी देखने को मिलती है। ऑक्सफैम इंडिया ने 2019 में एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसका नाम था माइंड द गैप, द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये दरअसल महिला और पुरुषों की एम्प्लॉयमेंट पर नजर रखता है और बताता है कि कहाँ कितना भेदभाव होता है। तो इसमें ऑक्सफैम इंडिया ने कहा कि करीब 92% ऐसी महिलाएं हैं जो 10,000 से कम रुपए मासिक कमाती हैं, जबकि 7वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग जो था 2013 में, उसने कहा था कि प्रत्येक पुरुष हो या महिला हो उसको कम से कम 18,000 रुपए मासिक कमाना चाहिए। अब आप देख पाएंगे कि महिलाएं कमाने के मामले में पुरुषों से कितना पीछे है। केवल 8% ऐसी महिलाएं हैं जो तय मानकों के अनुसार कमा पा रही हैं, और इसमें से कितनी 18,000 के आसपास होंगी वो आप समझ सकते हैं। पुरुषों के मुकाबले ये काफी अंतर हो जाता है। समान रूप से योग्य पुरुषों के बराबर भी अगर कोई श्रमिक महिला है तो उनसे भी 34% कम भुगतान उनको किया जाएगा। मान लीजिए आप एक महिला हैं और एक कोई पुरुष है, तो अगर आप दोनों सेम कार्य भी करते हैं तब भी महिला को 34% कम भुगतान किया जाएगा। ये स्थिति भारत में 2019 के वक्त प्रिवेल कर रही थी। अब कितनी बदली है, नए आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम नवीनतम आंकड़ों के साथ आपको बता पा रहे हैं। इसके अलावा जो NSSO है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, उसका कहना था कि प्रतिदिन पुरुष श्रमिकों से 105 रुपए गांव में और 123 रुपए शहरों में कम कमाती हैं महिलाएं पुरुषों के मुकाबले। यानी कि अगर आप गांव में हैं तो माफ कीजिए, अगर आप शहरों में हैं तो 105 रुपए और गांव में है तो 123 रुपया आप पुरुषों से कम कमाएंगी। अगर आप दिहाड़ी करते हैं, अगर आप मजदूरी करते हैं, अगर आप कोई ऐसा दैनिक कार्य करते हैं जिससे आपकी आजीविका चलती है, तो भी आप पुरुषों से कम कमाएंगे। ये NSSO का कहना है। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कि महिलाएं ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जो अवैतनिक हैं। उदाहरण के तौर पर घर का कार्य महिलाएं करती हैं, गृहिणियां कई होती हैं, उसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता। इसके अलावा अपने बच्चों की देखभाल करने जैसे ऐसे कार्य हैं जिसमें महिलाओं को कोई भुगतान नहीं किया जाता है, और ये आंकड़े गृहिणियों के लिहाज से बहुत भयावह बन जाते हैं जब हम इनको देखते हैं। तो इसके अलावा 2011-12 में महिला श्रम बल भागीदारी दर जिसको बोलते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो 2011-12 में महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये 20% से बढ़कर यानी कि 20% इसमें इजाफा हुआ और वो 81.7 इतनी हो गई। इसका अर्थ क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि कौन सी महिलाएं किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में नियोजित हैं और वो किस प्रकार के कार्य करती हैं। अमूमन इस बात का अंदाजा इस ऑक्सफैम रिपोर्ट में लगाया गया था, तो उनके अनुसार 75% ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो कृषि में संलग्न हैं। आप आंकड़ों को समझते हुए चलिए और आंकड़ों की एक सीरीज बनाते हुए चलिए। सबसे पहले जब आपने देखा तो सबसे पहले आपने पाया कि 92% महिलाएं तो ऐसी हैं जो राष्ट्रीय एवरेज जो सरकार ने घोषित किया उससे कम कमाती हैं, यानी कि 92% ऐसी हैं जो कम कमाती हैं। दूसरा जो आंकड़ा आपने देखा महिलाओं के रोजगार को लेके, उसमें कहा गया कि 105 रुपए शहरों में और 123 रुपए गांव में, इतने पुरुषों से कम कमाती हैं। तीसरा आपने आंकड़ा देखा कि अगर पुरुष और महिला समान कार्य भी कर रहे हैं तो 34% भुगतान महिला को कम किया जाएगा पुरुषों के मुकाबले। ये 3 आंकड़े आपने देखे जो ये दिखाते हैं कि पैरिटी है पुरुषों और महिलाओं के वेतनमान में, उनके कार्य क्षेत्र में। इसके अलावा अब जो महिलाओं का कार्य क्षेत्र है कि महिलाएं काम दरअसल कहां करती हैं, वो भी अपने आप में एक कारण है पैरिटी होने का। 75% महिलाएं कृषि में संलग्न हैं। अब जो महिलाएं कृषि में संलग्न होती हैं वो दरअसल अपने खेतों में कार्य करती हैं या दूसरों के खेतों में कार्य करती हैं या सरकार की जो योजनाएं हैं मनरेगा वगैरह उसमें कार्य करती हैं, तो गैप नहीं होता है। लेकिन जब अपने फील्ड्स में वो काम करेंगी तो स्वाभाविक है कि जो पैसे हैं वो दरअसल पुरुष के हाथ में पहले जाते हैं। तो वो 75% में से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी महिलाओं के हाथ में वेतन नहीं आता होगा। जातिगत कारक जो हैं उनको भी देखा गया, उनमें पाया गया कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अमूमन घरेलू निर्माण कार्यों में संलग्न होती हैं। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं वो निर्माण कार्यों में, और जो गैर SC या आप जिनको सवर्ण कहेंगे वो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में है। ये ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी।
एक और आंकड़ा आप देखिए कि करीब 50% यानी कि आधी वर्कफोर्स फीमेल जो लेबर फोर्स है उनका पार्टिसिपेशन 50% उन कार्यों में है जिनमें उनके पति संलग्न है। यानी कि 50% ऐसी महिलाएं हैं जो वही कार्य करती हैं जो उनके पति करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वो अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार या अपनी क्षमता अनुसार भी रोजगार नहीं चुन सकती हैं। वेतनमान बहुत दूर की कौड़ी ऐसी महिलाओं के लिए हो जाता है। अब कारण क्या है? कारण क्या है इस कार्य क्षेत्र में होने के और उनके वेतनमान में अंतर होने के? तो सबसे बड़ा जो कारण है वो गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी है और वेतन की असमानता है, इसलिए महिलाएं कार्य नहीं करती हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? गुणवत्तापूर्ण नौकरियों की कमी। कई कार्य ऐसे माने जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्ता हमारे यहाँ बहुत प्रभावी है। हम माने न माने, बहुत अगर हम आडंबरी होके ये कहें कि नहीं भारत एक आधुनिक समाज है, तो हो सकता है कहीं कुछ हिस्सा भारत का ऐसा हो, लेकिन अभी भी ज्यादातर समाज पितृसत्ता के चंगुल में है। और कई ऐसे कार्य माने जाते हैं जो महिलाओं के लिए अशोभनीय माने जाते हैं समाज के द्वारा, या ऐसा कहा जाता है कि आपको इन कार्यों में संलग्न नहीं होना होता है। और जो कार्य बचते हैं उनमें वर्कफोर्स इतना होता है, इतने ज्यादा लोग, इतनी ज्यादा महिलाएं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं कि वहां उनको मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा वर्कफोर्स कार्य क्षेत्र से बाहर रह जाता है। इसके अलावा जो अवैतनिक देखभाल के कार्य होते हैं उनके कारण भी महिलाओं को रोजगार से बाहर रहना पड़ता है। मान लीजिए कोई महिला विवाहित है और वो रोजगार में है, तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार से एक समाज अपनी महिलाओं के साथ या ऐसी महिलाएं जो कार्य करना चाहती हैं उनके साथ खिलवाड़ करता है। आप इसे जरा समझिए। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिए, गिल्टी माइंड्स। हम इस पॉइंट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ। इसको आप गिल्टी माइंड से समझ सकते हैं। इसका शायद 7वां या 8वां एक एपिसोड है, उसको आप जरूर जा करके देखिएगा। उसमें एक महिला होती हैं, वो कहती हैं कि उन्हें मैटरनिटी लीव चाहिए, और मैटरनिटी लीव अमूमन 180 दिन या 6 महीने आप मोटा मोटी मान सकते हैं, इतनी होती है। तो उस महिला की कंपनी उसे टर्मिनेट करना चाहती है, जबकि पहले उस महिला ने कंपनी के लिए बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया हुआ होता है। तो आप इसे समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे कानूनी तौर पर भी कई संस्थाएं ये करने में संलग्न होती हैं कि वो मैटरनिटी लीव न देने की इच्छुक होती हैं, और इसलिए अपनी महिला जो वर्कफोर्स होती है उसको या तो बाहर रखती हैं या उसको लेना ही नहीं चाहती हैं। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनके ऊपर मातृत्व का जो भार होता है, हम इसे भार एक बार के लिए कह सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा जटिल होके हम सोचें, वो कार्य करने का भी उन पर बोझ होता है, साथ साथ वो नौकरी भी करती हैं, और कई बार पैरिटी उनके संस्थान के लेवल पर भी उनके सामने आती है, इसलिए भी वो रोजगार में नहीं जा पाती हैं। एक दूसरा कारण भी है, जो सामाजिक मानदंड है उनका निरंतर प्रसार होता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पितृसत्तात्मक हम समाज है, इसके अलावा जो कानून की स्थिति है भारत में वो उतनी सुदृढ़ नहीं है। अगर आप कहें कि किसी गांव देहात में या भारत के ऐसे क्षेत्र में जहां पर पुलिस बल तैनात नहीं है, या रात में काम करने के लिए महिलाएं अनिच्छुक हैं, या वो सेफ फील नहीं करती हैं, तो वहां भी वो कार्य नहीं कर सकती हैं। ऐसे कार्य जो पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक महिला नहीं करेगी क्योंकि वो रात में शायद बाहर नहीं जा सकती, इसलिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन घटेगा निश्चित तौर पे। अब इसे दूर करने के उपाय क्या हैं, सुझाव क्या है कि कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है वेमेन जो वर्क फोर्स है उसका, भारतीय जो सिस्टम है उसके अंदर में। एक तो ऐसे रोजगार सृजित किए जाएं जो श्रम गहन हो, श्रम गहन क्षेत्र, यानी कि ऐसे हम उद्योग बनाएं, ऐसे कार्य क्षेत्र बनाएं जहां पर फीमेल और मेल पार्टिसिपेशन बराबर हो सके, जिनमें जो लेबर इंटेंसिव हो, जहां पर ज्यादा आवश्यकता हो व्यक्तियों की, जिससे वो सेफ भी फील करें और काम के घंटे भी निश्चित हो। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो जहां महिलाएं ज्यादा बेहतर काम कर सकें। बेहतर काम करने की स्थिति जितनी होगी उतनी महिलाएं उसकी तरफ आकर्षित होंगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिसके जरिए महिलाओं को कार्य क्षेत्र पर आमंत्रित किया जा सकता है, उन्हें लाया जा सकता है कार्य क्षेत्र में। और संगठित करने का अधिकार, यानी कि वो सारे अधिकार जिनसे महिलाएं कार्य की तरफ आकर्षित होती हों, वो सारे कार्य करके हम उन्हें लेके आ सकते हैं कार्य क्षेत्र में। स्वास्थ्य और शिक्षा में उच्च निवेश। अब जैसा एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं, और एक महिला को पढ़ाते हैं तो 2 परिवारों को शिक्षित करते हैं।
अब वो महिलाएं जब कार्यक्षेत्र पर जाती हैं तो निश्चित तौर पर वो देश की वर्कफोर्स में भी इजाफा करती हैं, और वो जो इस प्रकार के आंकड़े हैं, जो डरावने आंकड़े हैं, उनको भी हमारी नज़रों से दूर रखने का प्रयास करती हैं। अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपनी जो 50% वर्कफोर्स है, जो महिलाएं हैं, उनको सिस्टम में लेके आना पड़ेगा। ये एक सच्चाई है जिसके लिए एक कदम बीसीसीआई ने उठाया है, और बीसीसीआई चाहती है कि ज़्यादा फीमेल आए क्रिकेट के अंदर, वो खेलें और उसी प्रकार से भारत के महिला क्रिकेट का नाम करें जैसे पुरुषों का है। तो जैसा मैंने आपको ये रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया ने जारी करी थी, तो ऑक्सफैम इंडिया के बारे में थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देख लेते हैं, जिससे हमें जानकारी रहे कि दरअसल ये संस्थान क्या है और इसके आंकड़े क्यों इतने वैध और पूर्ण माने जाएंगे। तो ये 2003 की जो अधिनियम है, भारतीय कंपनी अधिनियम, उसकी धारा 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में रजिस्टर्ड है, और इसका जो उद्देश्य है वो वंचितों को सशक्त बनाना, उनके लिए एक समान यानी कि बराबर, न्याय संगत यानी कि जस्ट और टिकाऊ समाज बनाना है। और इसका प्रयास इन्होंने इस रिपोर्ट के जरिए किया और ये दिखाया कि हमें किन किन क्षेत्रों में और ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम आज का प्रश्न देखेंगे, अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे, और आप अपना ये जो प्रश्न है इसे लिख कर देख सकते हैं अपने मेंस की तैयारी के लिए। प्रश्न पत्र 1 में आपको लाभकारी सिद्ध हो सकता है। बीसीसीआई ने जो कार्य किया है उसके ऊपर आपके जो भी विचार हैं उनको आप और ज़्यादा उन पर मंथन कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। इस रिपोर्ट से आपको जो फैक्चुअल जानकारियाँ चाहिए थी वो आप ले सकते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, महिलाओं के साथ कार्य क्षेत्र पर वेतन के आधार पर होने वाले भेदभाव की चर्चा करते हुए निवारक उपाय सुझाइए। तो हम और कौन कौन से कार्य हैं जो महिलाओं के लिए कर सकते हैं जिससे भारत एक अच्छा वर्क प्लेस उनके लिए बन सके, और भारत में जो महिलाएं कार्य क्षेत्र से बाहर हैं या जो काम पर नहीं आ पाई हैं वो कैसे काम पर आ सकती हैं, उनके लिए समान वेतन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, और वो कौन से तरीके हैं जिससे जो भेदभाव होता है उसको रोका जा सकता है। आपके जो भी राय है, सुझाव है, प्रतिक्रियाएं हैं, वो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप हमारे अन्य कार्यक्रम इन फोकस, इन न्यूज़, इन डेप्थ देख सकते हैं। आज के लिए इन फोकस में इतना ही। धन्यवाद।